ये टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में। तो जैसे कि हमें पता है रिलेशन क्या है इसका, E इक्वल टू 2G × 1 + 1/m, ये है इसके बीच में रिलेशन। लेकिन ये रिलेशन आता कैसे है, इसी को आज हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हमने एक स्क्वायर ब्लॉक को कंसिडर करना है। ABCD से एक स्क्वायर ब्लॉक लेंगे जिसके ऊपर हम शेयर फोर्सेस को अप्लाई करेंगे और उस ब्लॉक की यूनिट थिकनेस रहेगी और हर साइड उसकी x के बराबर रहेगी। तो जब हम इसके ऊपर शेयर फोर्स अप्लाई करेंगे, शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, और शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद क्या, ये ब्लॉक टिल्ट हो जाएगा और ये नया ब्लॉक बन जाएगा A1 B C और D के बराबर। तो यहाँ पे इस टिल्ट होने की वजह से इसके बीच में जो डायगोनल AC है वो डायगोनल एक्सटेंड होके बन जाएगा A1C बन जाएगा। और जो कि एक कंसिडरेशन मानी जाएगी हमारे पास कि ये एक्सटेंशन इन लेंथ है, तो इसको कंसिडरेशन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ किया जाएगा। और क्योंकि ये ब्लॉक के ऊपर शेयर स्ट्रेस लग रहा है तो इसकी वजह से इसके अंदर शेयर स्ट्रेन आएगा जो कि इन द फॉर्म ऑफ tan φ के बीच में tan φ के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की कंसिडरेशन के हिसाब से लिया जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, वो आज इसमें आगे कैसे निकलता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो डायगोनल बन गया हमारे पास एक्सटेंशन होने के बाद, A1C जो डायगोनल बना है, इसी डायगोनल के ऊपर हम लेते हैं एक परपेंडिकुलर A और A2, A से लेके A2 तक जो हम एक परपेंडिकुलर ले रहे हैं डायगोनल A1C के ऊपर। तो यहाँ पे इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा डायगोनल AC का, वही हमने निकालना है। तो AC किसके बराबर है, AC इक्वल टू A1C माइनस AC। A1C में से AC को निकालेंगे तो वही निकलेगा आपका इंक्रीज इन लेंथ ऑफ डायगोनल। तो वो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगा आपके पास A1 A2। तो ये A1 A2 एक्चुअली में आएगा कितना, तो क्योंकि जो ये एंगल, जिस एंगल पे ये जो स्क्वायर ब्लॉक है टिल्ट हुआ है, ये बहुत ही छोटा एंगल है, इसलिए हमारे पास जो AC है वो A2C के बराबर ही लिया जाएगा। तो इस वजह से हम अब एक्सटेंशन ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल AC निकालेंगे तो वो निकलेगा A1C माइनस A2C। तो वो बचेगा हमारे पास A1 A2। तो ये A1 A2 इक्वल टू किस, अब इसको हमने निकालना है तो इसको, इस इतने से सेक्शन को हम क्लोजली देखेंगे। इसको हमने अगर बाहर निकाल के यहाँ पे लाया तो ये बनेगा एक ट्राइंगल A1 A2। तो यहाँ से हमने A1 A2 को निकालना है। इस A1 A2 को निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज़ होगा। जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जिस साइड को हमें निकालना है उसको हम ऊपर रखेंगे। तो ये आपकी बेस है, बेस डिवाइड बाय बेस को ऊपर रखा हमने। और आपको पता है A1 जो इसका A1A, ये वाली साइड आप इसके नीचे रखेंगे A हाइपोटेन्यूज, और ये बन जाएगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का एंगल बनेगा और वो बनेगा 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे कैसे लेते हैं हम, क्योंकि ये छोटे से एंगल पे डिस्टॉर्ट हुआ है। तो ये जो 90 डिग्री का जो एंगल जो बाइसेक्ट हुआ है डायगोनल के साथ एक स्क्वायर ब्लॉक का, वो 45 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको भी हम 45 डिग्री का ही लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास A1 A2 किसके बराबर आ जाएगा, A1 A2 यहाँ पे ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज उस साइड चले जाएगा, A1 A2 यहाँ पे आ जाएगा A1 A2, और ये कॉस एंगल 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे A1 A2 इक्वल टू A1A कॉस 45 डिग्री, और A1 A2 इक्वल टू A1A मल्टीप्लाई कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, और ये बन जाएगा आपके पास A1A डिवाइड बाई √2। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाती है। यहाँ से हम चलते हैं फिर, जैसे हमें पता है कि इसके ऊपर शेयर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे शेयर स्ट्रेन कितना होता है, शेयर स्ट्रेन इन द फॉर्म ऑफ tan φ। तो ये शेयर स्ट्रेन एक एंगल के फॉर्म में आएगा, φ इक्वल टू ये φ किसके बराबर होगा, ये एंगल जो है, ये एंगल आपके पास बनेगा परपेंडिकुलर आपके पास A1A डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस आपके पास आ जाता है tan के बराबर। तो tan φ जो आपके पास है वो आ जाएगा स्ट्रेन के बराबर, φ इक्वल टू A1A डिवाइड बाई x, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस इक्वल टू tan φ। तो ये हमारे पास आएगा स्ट्रेन। तो यहाँ से हमारे पास A1A हमने निकालना था, A1A निकालना है हमें।
जो कि हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में काम आएगा। तो A1A इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई एक्स, ये और ये एक्स कौन सी है, ये AD जो है इसकी लेंथ है एक्स और हर साइड इसकी एक्स के बराबर है। तो यहाँ से ये एक्स उस साइड चले जाएगा तो A1A इक्वल टू 5x बनेगा और ये वैल्यू हम A1A की यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में यहाँ पे। तो A1A2 ये A1A2 यहाँ पे आएगा इक्वल टू 5x, A1A की जगह पे 5x पुट करेंगे डिवाइड बाय √2, यहाँ पे ये आ गया। तो लेंथ ऑफ डायगोनल ये आएगी हमारे पास A1A2 क्या था, इंक्रीज्ड लेंथ। तो A1A2 किसके बराबर आया, 5x डिवाइड बाय √2 इंक्रीज्ड लेंथ के बराबर। तो यहाँ से अब हम दूसरा निकालेंगे कि हमारे पास जो ओरिजिनल इसकी लेंथ थी कितनी, AC की जो डायगोनल AC था उसकी लेंथ कितनी है। तो AC की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें AC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस के बराबर। यहाँ पे देखें आप, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन के बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस के बराबर होगा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा tan के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉस का उल्टा होता है वो होता है सेक। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आएगा सेक के बराबर। तो सेक यहाँ पे कितना आएगा, सेक का एंगल बनेगा यहाँ पे 45 डिग्री, हाइपोटेन्यूज अपॉन दिस बेस तो ये बनेगा सेक 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू रहती है हमारे पास √2। तो यहाँ से हमारे पास AC जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है AC, तो ये इसको मान के चलेंगे AC डिवाइड बाय बेस आपके पास x है तो इज इक्वल टू सेक 45 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास निकलेगा AC इक्वल टू x सेक 45 डिग्री और AC इक्वल टू x सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2। तो यहाँ से AC इक्वल टू x √2 ये निकल गया, AC इक्वल टू x √2। अब AC की वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ओरिजिनल, अब स्ट्रेन इन डायगोनल AC के बीच में स्ट्रेन कितना आएगा, तो इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इंक्रीज इन लेंथ कितना आया था हमारे पास A1A2, जो कि A1A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, यहाँ से 5x डिवाइड बाय √2, 5x डिवाइड बाय √2 और ओरिजिनल लेंथ आएगी डायगोनल AC की x √2, जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है x √2। तो यहाँ से हमारे पास ये जो x और x जो वैल्यूज़ अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे सिंप्लीफाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा बिल्कुल 5x डिवाइड बाय √ ऐसे ही, और जो ये वैल्यू है इसके नीचे 1 तो ये 1 ऊपर चल जाएगा, 1 डिवाइड को जब करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 डिवाइड बाई x √2। यहाँ से x और x की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बचेगा यहाँ पे 5 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल और बचेगा 2। तो 5 डिवाइड बाई √2 हमारे पास वैल्यू बचेगी जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड बनेगी। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इंक्रीज इन लेंथ ऑफ डायगोनल AC इंडिकेट्स दैट इट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस। तो क्योंकि डायगोनल AC की लेंथ इंक्रीज हुई है तो समझ ले कि ये जो डायगोनल है इसके अंदर टेंसाइल फोर्सेस स्ट्रेस लगे हैं, और जो डायगोनल BD है वो उसके अंदर क्या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, डायगोनल स्ट्रेन इन डायगोनल AC में जो स्ट्रेन आएगा तो वो अलग से एक दूसरी फॉर्म में अगर देखा जाएगा तो कैसा आएगा कि जैसे हमें पता है कि स्ट्रेन किसके बराबर होता है, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके बराबर आता है, क्योंकि हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर आता है। तो यहाँ से ही ये इधर चल जाएगा और ये इधर चले जाएगा, तो स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेन इन डायगोनल AC में जो स्ट्रेन आया किसकी वजह से, टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से, वो आएगा टाउ जो आपके पास लग रहा है यहाँ पे शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो फिर स्ट्रेन इन AC ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेसेस अलोंग BD। तो इस AC में जो स्ट्रेन आ रहा है किसकी वजह से, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वजह से, जो BD जो डायगोनल है इस BD डायगोनल की वजह से जो इसके अंदर जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसकी वजह से जो AC के अंदर जो स्ट्रेन आएगा तो वो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास टाउ शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और साथ में इसको क्या आएगा 1/m जो आपके पास पॉइजन्स रेशो का आएगा। तो यहाँ से टोटल स्ट्रेन इन AC के बीच में कितना आएगा, जो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से आया उसको प्लस करेंगे और जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वजह से आया इन दोनों को प्लस करके हमारे पास टोटल स्ट्रेन इन AC आएगा।
तो वो आ जाएगा आपके पास टाउ डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्लस टाउ डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और साथ में 1/m, क्योंकि इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वजह से, लेटरल स्ट्रेसेस की वजह से यहाँ पे इसमें स्ट्रेन आया है, तो यहाँ पे हमें 1/m को भी कंसिडर करना है। तो यहाँ पे ये बन जाएगी वैल्यू टाउ डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तो यहाँ पे इसमें भी है, इसमें भी है, और ये कॉमन निकाल के बाहर आ जाएगी। इसकी जगह पे 1 बचेगा, 1 + 1/m यहाँ पे बचेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड, इक्वेशन सेकंड भी स्ट्रेन और इक्वेशन थर्ड भी स्ट्रेन है, तो इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे फ्रॉम देखो 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, ये इसके बराबर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों स्ट्रेन है और दोनों इसी डायगोनल पे लग रहे हैं, तो ये किसके बराबर 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू टाउ शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और साथ में 1 + 1/m। तो यहाँ से ये हो जाता है कि ई को हम उस साइड ले जाते हैं और ये वैल्यू को उस साइड ले जाएंगे, तो क्या बनेगा ई इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें आप, ये जो 2 है ये नीचे है, ये उस साइड जाके ऊपर चला जाएगा, 2 × शेयर स्ट्रेस टाउ, और ये जो 5 था ये नीचे आ गया, और यहाँ पे बचेगा ये जो पहले की वैल्यू 1 + 1/m, वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पे। और इसके बाद फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो जो शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन किसके बराबर होता है हमें पता है, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन जो होता है हमारे पास TRAIN, स्ट्रेन जो होता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बराबर आता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बराबर आता है। तो यहाँ से शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेन आ जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं G के साथ। तो यहाँ से ये आ जाएगा E इक्वल टू 2G, और इसकी जगह पे G आ गया और 1 + 1/m। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास E इक्वल टू 2G इंटू 1 + 1/m, जो कि रिलेशन है किसके बीच में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में रिलेशन। तो इस तरह से ये हम रिलेशन ड्राइव करते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।